अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज अली शाह इनके बुक से चैप्टर नंबर 7 कार्टेशियन टेंसर्स का आगाज़ करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समेशन कन्वेंशन और डमी एंड फ्री इंडिसेस, या डमी एंड फ्री जो है वो सफिक्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस जो लिखा हुआ है फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये बुक जो है ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए कैसे कारआमद है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है। तो ये जो हमारे पास कार्टेशियन टेंसर्स होते हैं ये साइंसदानों के लिए और इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 में वो है इंट्रोडक्शन। तो ये इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, अच्छी बात है, आप इसको पढ़िएगा। वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो चलें जी, एक मिनट ये वाला लेते हैं। कहता है टेंसर एनालिसिस में बी रिगार्डेड एज अ जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस की अगर हम वेक्टर एनालिसिस की अगर हम जनरलाइजेशन को देखें ना, तो वो हमारे पास टेंसर एनालिसिस है, ठीक है। यानी कि वेक्टर्स को ही जनरलाइज कर लें एक तरह से, तो वो हमारे पास वेक्टर एनालिसिस बन जाता है। कहता है इट इज़ द ग्रेट वैल्यू टू साइंटिस्ट। ये देखिए, कहता है साइंटिस्ट के लिए और एन इंजीनियर, साइंटिस्ट के लिए या इंजीनियर के लिए ये दो तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। पहला ये है कि इट अलोज complex mathematically and physical relationships to be expressed in a compact way and simplifies the mechanics of the development of theory। कहता है कि दो तरीक़ों से साइंसदानों के लिए और इंजीनियर्स के लिए ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। उनमें से कहता है पहला ये है, फर्स्ट ये है कि कम्प्लेक्स और फिज़िकल रिलेशनशिप्स को ये कम्पैक्ट वे में एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है कि मैकेनिक्स ऑफ द डेवलपमेंट थ्योरी को ये सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। यानी कि मैकेनिक्स के रिलेटेड जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसको सिंप्लीफाई करता है, और कम्प्लेक्स यानी कि जो पेचीदगी वाली चीज़ें होती हैं, मैथमेटिकली और फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उनको एक कम्पैक्ट वे में एक्सप्रेस कर देता है। कहना इसका दूसरा फ़ायदा यह है वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग टू वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशंस की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और कहता है ग्रेट यूज़ इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फ्लूइड डायनामिक्स में है, इलास्टिसिटी में है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में है, जनरल रिलेटिव में है, और इसी तरह बहुत सी साइंस और इंजीनियर की फील्ड्स में है, ठीक है। कहता है इन दिस चैप्टर हम कार्टेशियन टेंसर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, नाम भी कार्टेशियन टेंसर है और हम पढ़ें भी क्या, कार्टेशियन टेंसर। कहता है टेंसर विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स रेफर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता है ऐसे टेंसर जिनको हम कंपोनेंट जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिस्क्राइब करें, एक्सप्रेस करें, उनको हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए दोबारा मैं यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस कार्टेशियन टेंसर्स। इस चैप्टर में हम कार्टेशियन टेंसर को डिस्कस करेंगे। अब कार्टेशियन टेंसर क्या होता है, ये साथ आई उन्होंने लिखा हुआ है कि टेंसर ऐसे टेंसर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पर, के कंपोनेंट के तौर पे, उनको हम कार्टेशियन टेंसर्स कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे ना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह देखें कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को इस वाली चीज़ में 2y+2j+3 के इसमें एक्सप्रेस कर दूं, तो ये आई जे और ये एक्स वाई के जी की यानी कि इस तरह लिखा है, तो ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूं या सिंपली कह दूं कि अगर मैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आर थीटा की फॉर्म में कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये पोलर होगा। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा है कि कार्टेशियन टेंसर कौन से होते हैं कि जिनको एक्सप्रेस किया जाता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के कंपोनेंट्स की टर्म में, ठीक हो गया। तो ये जो हम यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के की बात करें ना अगर वेक्टर में, तो ये एक्स वाई और जी जो होता है ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। कार्टेशियन कंपोनेंट का थोड़ा सा तो पता चल गया होगा कि जिसको हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट के तौर पे एक्सप्रेस करें। कहता है एट फर्स्ट साइट
पहली नज़र देखने में द डिटेशन ऑफ द कार्टेशियन टेंसर इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, कहता है कि शायद कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इस चैप्टर का एम क्या होगा कि पहले हम आपको वो वाली चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपको आने वाली चीज़ें जो है वो आसानी से आसान लगे, ठीक है। कहता है उस तरह की फिमिलर नोटेशंस दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे आगे बुनियाद बुनियाद बनते बनते फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रहते हुए कार्टेशियन टेंसर्स को देखेंगे, ठीक है। कहता है बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल स्टडी ऑफ कार्टेशियन टेंसर, कार्टेशियन टेंसर की स्टडी से पहले कहता है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, नोटेशंस का, डेफिनेशन का, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह का, ठीक है। तो कहता है विच आर यूज़फुल इन स्टडी ऑफ कार्टेशियन टेंसर, जो कि हमारे कार्टेशियन टेंसर की स्टडी के लिए यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक आइडियाज़ वगैरह पढ़ने लगे हैं, नोटेशंस पढ़ने लगे हैं, डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो आप देख लें कि ये हमारे पास चैप्टर था हमारा। तो इस चैप्टर में हमने यानी कि पहली चीज़ तो कार्टेशियन टेंसर्स है, तो पहला लेक्चर ही कार्टेशियन टेंसर का होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले हम समेशन कन्वेंशन पढ़ेंगे, डमी और फ्री इंडिसेस पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से चीज़ों की बेसिक आइडिया हो सके, फिर हम जाके कार्टेशियन टेंसर पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए जी, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं समेशन कन्वेंशन पे, ये क्या होती है, ठीक है। समेशन कन्वेंशन को ना आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखें, अगर मैं कहूँ कि आपने इस चीज़ को ओपन करना है, यानी कि i इज़ इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, ठीक है, और ए आई और एक्स आई, अगर आपने इसको ओपन करना है, ए आई लिखा हुआ है, तो आई की जगह पे पहले 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, प्लस समीशन की वजह से प्लस आ गया, ये रखूँगा ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा A3 और X3, ठीक है, आई की वजह से। अब ये चीज़ आ गई है, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिंपल समीशन ओपन करना, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, सिंपल समीशन ओपन करना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये समीशन जो है हमें लिखी जाते हैं आप साथ, यानी कि ये हमारे पास लिखने में ना ज़्यादा पेजेस वगैरह लगेंगे या लिखने को, तो कहता है इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हटा देना तो ये हमारे पास समीशन कन्वेंशन बन गई, ठीक है। यानी कि सिंपली हम क्या कह दें, सिंपली ए आई एक्स आई अगर हम कह दें A1 X1 प्लस A2 X2 और प्लस A3 X3 कह दें, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक 3 ही चीज़ें पुट करनी है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 3 चीज़ें ही पुट करनी है, यानी कि 3 वैल्यूज़ ही, यानी कि ये 3 तक गया है ना सिर्फ और सिर्फ, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 ही, क्योंकि अगर समीशन लगी हो तो हमें पता चल जाता है कि 3 तक लिमिट है, 4 तक है, 5 तक है, 6 तक है। लेकिन अगर समीशन साथ हम नहीं लिखते तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने कितने तक जाना है। तो इसका बेहतरीन आंसर ये है कि अगर हम 1 डिमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम 1 पुट करेंगे, अगर हम 2 डिमेंशन की बात कर रहे हैं हम 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर हम 3 डिमेंशन की बात कर रहे हैं हम 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 डिमेंशन में रहेंगे, ठीक है, यानी कि स्पेस में रहेंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ही पुट किया करेंगे, ठीक है। वगैरह आप जनरल टेंसर देखें या एन डिमेंशन में टेंसर की बात करें तो वहाँ पे फिर एन तक वैल्यूज़ पुट की जाएंगी, यानी कि फिर वहाँ पे A I X I जो है ना वो A1 X1, ठीक है, और प्लस A2 X2 और प्लस A3 X3 और सो ऑन AN Xn लिया जाएगा, ठीक हो गया, AN Xn लिया जाएगा। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो समीशन भी लगी हुई है, लेकिन समीशन हमने यहाँ से इरेज कर दी, क्यों, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि इसको ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये सारा रीडिंग में लिखा हुआ है, आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है, ऐसे ही सारा लिखा हुआ है। इसको ना हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सुफिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, कहता है कंसीडर एन एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन था, कहता है विच कैन बी रिटन यूजिंग समीशन साइन, समीशन साइन को यूज़ करते हैं हम उस, यानी कि इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं। कहता है वेयर इट इज़ अंडरस्टूड दैट द रिपीटेड इंडेक्स, कहता है ये जो रिपीटेड इंडेक्स यानी कि ए जे, अब यहाँ पे वो जे यूज़ कर रहा है, ए जे और एक्स जे है ना, कहता है रिपीटेड इंडेक्स जो जे आ रहा है हमारे पास रिप्रेजेंट द समीशन फ्राम 1 to 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा समीशन जो है वो 1 से 3 तक जाएगा। कहता है नोट रैट द फार्म 3, ये वाली जो तीसरी फार्म है, हाँ ये मैं लाइन पढ़ी नहीं मैंने, ये वाली दोबारा अगेन पढ़ देता हूँ। कहता है इस वाली चीज़ में से ना समीशन को ओमिट करके निकाल के आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। कहता है लेट अस ओमिट द समीशन, हमने समीशन साइन को ख़त्म कर दिया, एंड राइट इट सिंपली, और इसको सिंपली इस तरह राइट कर दिया, ठीक है, ए आई और एक्स जे। कहता है नोट दैट 3 इज़ मच मोर कन्वीनियंट दैन द ओरिजिनल 1 फार्म, कहता है कि इससे ज़्यादा पुरअसर फार्म ये वाली है,
ठीक है, इससे ज़्यादा पुर असर फॉर्म जो है ये वाली है। कहता है दिस सिचुएशन occurs so frequently that it's convenient to adopt a convention which avoids the necessity of writing submission। ये देखें अवॉइड करता है क्या, ज़रूरत को राइटिंग सबमिशन इतना ज़्यादा लिखने के बजाय, ठीक है, राइटिंग साइंस। दिस कन्वेंशन नोन एज द सबमिशन कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को हम सबमिशन कन्वेंशन का नाम देते हैं। और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है जो कि आपने याद करनी है, ठीक है, कम से कम ये याद हो, बाकी कंसेप्ट तो काफ़ी है। कहता है व्हेन एवर आ सुफिक्स अपीयर्स, सुफिक्स किसे कहते हैं, एक होता है साबका, एक होता है लाका, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। तो सुफिक्स कहते हैं बाद में आने वाला, ठीक है, तो ये हम बाद में यूज़ कर रहे हैं ना ए, अगर मैं ए आई यहाँ पे यूज़ कर लेता या यहाँ पे यूज़ कर लेता तो ये हमारे पास होने थे प्रीफिक्स, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास सुफिक्स होंगे। और ये हमारे पास कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट और ये नीचे वाला कहलाता होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल वो सुफिक्स की बात कर रहा है। कहता है व्हेन एवर, जब कभी अ सुफिक्स अपीयर्स ट्वाइस इन द सेम एक्सप्रेशन, कहता है कि एक सेम एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई सुफिक्स अपीयर हो रहा है दो दफ़ा, ट्वाइस मतलब दो दफ़ा। कहता है डैट एक्सप्रेशन इज़ टू बी सम्ड, तो उस एक्सप्रेशन को हम सम कर देंगे ओवरऑल तमाम, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ द सुफिक्स नेमली, तो सुफिक्स की ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ये वाला देखें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुफिक्स क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, सुफिक्स आई आ रहा है। और आई सुफिक्स जो है ये ट्वाइस टाइम यानी कि दो दफ़ा अपीयर हो रहा है एक एक्सप्रेशन में, सेम एक्सप्रेशन में। तो कहता है इसमें क्या करेंगे कि सुफिक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ऐड कर, यानी कि पुट कर देंगे और पूरे को सम कर देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आएंगी तमाम को सम कर देंगे। तो ये आ जाएगी ए आई एक्स आई, एक ये वैल्यू आ गई थी इसकी, इसको सम कर देंगे इसमें और इसको सम कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो डैट इज़ आवर, ये हमारे पास लग जाएगी क्या, सबमिशन कन्वेंशन। अब ये दोबारा मैंने बता दिया तीन ही वैल्यूज़ की चार भी कर सकते हैं, चार डिमेंशन में बात करनी है, दो डिमेंशन में बात करनी है, दो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 डिमेंशन में रहेंगे, इस वजह से हमने तीन वैल्यूज़ लगाई हैं। अब आगे चलें, देखिए डमी एंड फ्री इंडिसेस, इंडेक्सेस, इंडेक्सेस आना है ये, ठीक है, इंडिसेस में पढ़ रहा हूँ। डमी एंड फ्री इंडेक्सेस, तो कहता है एन इंडेक्स विच इज़ रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, कहता है कि ऐसा इंडेक्स जो कि रिपीट करे इन अ गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन में। तो सो डैट द सबमिशन कन्वेंशन अप्लाइज, ताकि सबमिशन कन्वेंशन जो है अप्लाई हो सके, इस कॉल्ड डमी इंडेक्स, उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। अब रिपीट का मतलब ये है कि दो दफ़ा, ठीक है, जब 3 दफ़ा रिपीट करेंगे वो सारा हम आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो रिपीट का मतलब यहाँ पे दो दफ़ा, तो हम पीछे भी देख के आइए, ये देखें जब दो दफ़ा रिपीट कर रहा था तो हमने सबमिशन इंडेक्स ये आई, अब ये देखें ऐसा इंडेक्स जो कि रिपीट करे, तो ये आई रिपीट कर गया ना, आई दो दफ़ा आ गया ना, ये नीचे देखे आई दो दफ़ा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आई जो है ये डमी इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है। आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास यहाँ डमी इंडेक्स का काम कर रहा है। आगे देखें, आगे कहता है इसका डमी इंडेक्स, कहता है वाइल एंड इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स ओकरिंग ओनली वंस इन अ गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ओकर हो, एक दफ़ा आए, इसका आर्डर फ्री इंडेक्स, उसको फ्री इंडेक्स कहते हैं। एंड डज नॉट इम्प्लाई एनी सबमिशन, और इस पर हम सबमिशन अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे कहता है ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़, और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए के रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो के रिपीट हो रहा है, तो के हमारे पास क्या है, डमी इंडेक्स है, जबकि जे हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, वंस टाइम आ रहा है, तो जे हमारे पास फ्री इंडेक्स है। और जे पे हमारे पास सबमिशन कन्वेंशन नहीं अप्लाई होएगी बल्कि के पे होगी, ठीक हो गया। तो कहता है अब चलेंगे एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सबमिशन कन्वेंशन, कहता है इन सभी को ना सबमिशन कन्वेंशन की फॉर्म, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन तमाम को लिखिए यूजिंग सबमिशन कन्वेंशन, सबमिशन कन्वेंशन वाला तरीका यूज़ करते हुए। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ तो अगर हमारे पास ए आई एक्स आई था ना, तो सबमिशन कन्वेंशन के ज़रिए ये बनेगा ये वाली चीज़, ठीक है, ए एक्स आई, ए आई एक्स आई, ए वन एक्स वन बन गया प्लस ए टू एक्स टू बन गया प्लस ए थ्री एक्स थ्री बन गया, ठीक है, ए थ्री एक्स थ्री बन गया। अब ये क्लोज होके ये बनेंगी, ये ओपन होके ये बनेगा, ये सबमिशन कन्वेंशन है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि वन साइडेड यहाँ से ये बन गया तो सबमिशन कन्वेंशन, नहीं, दोनों तरफ सबमिशन कन्वेंशन, ठीक है। यानी कि अगर क्लोज है तो ओपन कर लें, ओपन है तो क्लोज कर लें, दोनों हमारे पास सबमिशन कन्वेंशन ही होंगी। तो ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है सबमिशन कन्वेंशन की, इसको ना हम क्लोज करने लगे हैं। तो क्लोज करेंगे तो पहले देखें कि ये हमारे पास रिपीट कौन कौन सी चीज़ हो रही है, ये A1 है, ठीक है,
और यहाँ पे A1 है और यहाँ पे भी A1 है, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही। ऊपर वाले में देखें ना, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसकी समीशन कन्वेंशन कैसे आएगी, A1 और x आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे 1 है, 1 1 है तो 1 1 आ गया, 2 2 है तो 2 2 आ गया, 3 3 है तो 3 3 आ गया, इसी तरह I I है तो I I आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीशन कन्वेंशन आ जाएगी इसकी, क्या कि A1I और XI, तो ये आ गया A1I और XI। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले पे। इसकी अगर हम बात करें तो पहले जो चीज़ फिक्स होती है ना, यानी कि जो चेंज नहीं हो रही, वो चीज़ें लिख लिया करें। ए बी आ रहा है तो हम ए बी लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी पहला पहला सारा 1 है। ठीक है, पहला पहला देखे 1 1 है, यानी कि ये पहले पहले चेंज नहीं हो रहे, पहले पहले चेंज, तो ये 1 1 आ गया। अब दूसरे वाले देखे तो 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया। बी का भी दूसरे वाला देखे 1 है, 2 है तो 3 हो गया, तो यहाँ पे आई आई आ जाएगा। तो ये लें जी, दूसरा भी हमारे पास बन गया। अगर इस वाले की बात करें, ये तीसरे वाले की, तो x1 का स्केयर, x1 का स्केयर का मतलब क्या है, x1 मल्टीप्लाई बाय x1। ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x1, और x2 का स्केयर x2 मल्टीप्लाई बाय x2, और x3 का स्केयर यानी कि x3 मल्टीप्लाई बाय x3। तो तीनों चेंज हो रहे हैं, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, तो ये आ जाएगा xii। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। एट द एंड अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, यानी कि इस चीज़ की बात करें, तो इसमें जो चीज़ें पहले फिक्स हैं वो लिख लेते हैं, तो कर ली 5 ओवर कर ली x और आगे dx। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दी। अब ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये चीज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमने आई आई लिख दिया, तो ये इसकी समीशन कन्वेंशन, ये क्लोज फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास चारों पार्ट हो गए। नीचे आपके पास सोल्यूशन सामने मौजूद है, तो आप देख लें, कंसेप्ट मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है राइट आउट एक्सप्लिसिट explicitly the following submissions and compare the result। कहता है इन फॉलोइंग सबमिशंस को ना आप ओपन करके एक्सप्लिसिटी तौर पे लिखें एंड कंपेयर करें रिजल्ट्स को। ठीक है, तो चलिए जी कंपेयर कर लेते हैं। कहता है पहले ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखें कि ये अंदर वाली ओपन करेंगे। ठीक है, और या डायरेक्ट ही ओपन कर सकते हैं, ये देखें, तो ये आ गया हमारे पास ए आई और एक्स आई प्लस वाई आई है। समीशन कन्वेंशन अप्लाई करने लगे, जब आई की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा A1 x1 प्लस y1। ठीक है, और प्लस आ जाएगा जब 2 वैल्यू रखूँगा A2 x2 प्लस y2, और जब मैं 3 वैल्यू रखूँगा तो आ जाएगा A3 और x3 और प्लस y3 आ जाएगा। ठीक है, y3 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को ना करने का एक दूसरा तरीका भी ये है कि इस चीज़ को हम ना जेड आई तस्वर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम जेड आई तस्वर कर लेते हैं। ये दूसरा तरीका मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि इसको आप लास्ट में करें। ठीक है, पहला ये वाला करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक ये भी है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये वाला रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ जेड आई किसके बराबर है, जेड आई बराबर है एक्स आई प्लस वाई आई के। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे समीशन कन्वेंशन यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा A1 Z1 और प्लस A2 Z2, यानी कि ये इनडायरेक्ट तरीका है, ऊपर वाला डायरेक्ट है ना, नीचे वाला सब Z3। अब ये देखिए Z1 की वैल्यू क्या बनेगी, Z1 की वैल्यू बनेगी x1 प्लस y1, Z2 की वैल्यू Z2 की वैल्यू क्या बनेगी x2 प्लस y2, और Z3 की वैल्यू क्या बनेगी x3 प्लस y3। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा A1 और x1 प्लस y1 और प्लस A2 x2 प्लस y2, यानी कि दोबारा यही चीज़ बन जाएगी A1 x1 प्लस y1, A2 x2 प्लस y2 और A3 x3 प्लस y3 बन जाएगी। और बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। ठीक है, अब आइए जी दूसरा करते हैं हम। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। कहता है अब ये वाली चीज़ है, इस पे अप्लाई करनी है हमने। तो देखें हमारे पास क्या है, ए जे और एक्स जे और इज़ इक्वल टू, और प्लस का साइन है ए के और वाई के। ठीक है, तो इस पे समीशन कन्वेंशन, इस पे जब अप्लाई करें, अलग-अलग करके देख लेते हैं ना आसानी के लिए। इस पे जब अप्लाई करेंगे तो A1 x1, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये देखें एक और मैं देखी बात, चले मैं नोट आएगा ना, आगे नोट आएगा, ये है कि
ए आई एक्स आई की कीमत जो आएगी ना वो क्या आएगी, A1 x1 प्लस A2 x2 और प्लस A3 x3, ये आएगी ना। और अगर मैं ए जे की वैल्यू फाइंड करूँ तो अब J1 से लेके 3 तक जाएगा, A2 x2 प्लस A3 x3। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि सिंपली अगर मैं बताऊँ तो A i x i इक्वल होगा A j x j के, और ये इक्वल होगा ए अल्फ़ा के, जो मर्ज़ी कह ले, ए ए ए टी बी टी, जो मर्ज़ी नाम देने, ठीक है, के का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, ए के बी के, यानी कि ये सारे ए के एक्स के, ठीक है, ये सारे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हम कोई भी यहाँ पे ना नाम दे सकते हैं। क्यों, बस वो डमी वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, जो उन मर्जी नाम दें। तो चलिए जी, अब यहाँ पे ये ओपन कर लिया। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए के वाई के है, ए के वाई के। जब के की जगह पे 1 रखेंगे तो ये A1 y1, 2 रखेंगे तो A2 y2, 3 रखेंगे तो A3 y3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी कीमत, ये ऊपर वाली कीमत यहाँ पे रख दें, और प्लस ये नीचे वाली कीमत जो है ये यहाँ पे रख दें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कहता है द टू समीशंस आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द टर्म्स ओकर। कहता है कि दो समीशंस आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। ये देखें, ये इसके इक्वल कंपेयर करना था हमने, A1 y1, तो A1 y1 ये देखें, ठीक है। A2 x2 ये लिखा हुआ है, A2 x2, A2 y2 ये लिखा हुआ है, A3 x3 ये लिखा हुआ है, A3 x3, A3 y3 ये वाली, यानी कि द टू समीशंस आर आइडेंटिकल, दो समीशन जो हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द टर्म्स ओकर। ये टर्म्स का नहीं है कि जिस तरह हम ये आ रही हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द टर्म्स ओकर। आगे देखें नोट, नोट वो ये कहता है कि रिपीटेड सुफिक्स में बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सूटेबल सिंबल नॉट ऑलरेडी इन यूज़। कहता है कि रिपीटेड सुफिक्स जो है ना, यानी कि जो सुफिक्स रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डमी, डमी इंडेक्स, ठीक है। जो डमी इंडेक्स होगा ना, डमी इंडेक्स यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा जो आ रहा है, तो कहता है उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है किसी और सूटेबल इंडेक्स से जो कि पहले यूज़ नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि ये देखें ए जे और बी जे, इसका आंसर ए के बी के इक्वल आएगा, इसका आंसर ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। वही बात जो मैंने आपसे कहा था, ए आई बी आई कर दें या फिर ए जे बी जे कर लें, क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल है, डमी है ना, डमी इंडेक्स है आई जे, तो जो मर्जी यूज़ करते। कहता है सिंस इन ईच एक्सप्रेशन समीशन ओवर द रिपीटेड सुफिक्स इज इम्प्लाइड। कहता है तीनों ये रिपीट होने की वजह से इन पे समीशन अप्लाई हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो सेम आया करेगा। अब दूसरा नोट कहता है कि नो सुफिक्स में अकर मोर देन ट्वाइस इन एन एक्सप्रेशन। कहता है कि सुफिक्स जो है कोई भी दो से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होना चाहिए एक्सप्रेशन में। कहता है एग्जांपल के तौर पे ये देखें कि हमने लिखा है A i x i, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपीट कर गया, क्या कर गया, रिपीट कर दिया, 3 दफ़ा रिपीट कर गया। कहता है इज़ एम्बिगुअस बिकॉज, ये वाली चीज़ हमारे पास एम्बिगुअस है, यानी कि गलती है, गलत है चीज़, ये एम्बिगविटी है, रिकावट है। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन 3 क्वान्टिटीज़। अब ये देखें कि ये 3 क्वान्टिटीज़ है ना, यानी कि ये एक क्वान्टिटी, ये दूसरी क्वांटिटी और ये तीसरी क्वांटिटी, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जे दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें देखें तो जे तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर मैं जे की जगह पे और इस पे समीशन अप्लाई किया मैंने, समीशन कन्वेंशन, तो जे डमी वेरिएबल है क्योंकि जे दो दफ़ा आ रहा है, तो आई वैसे ही रहेगा, और ये जे की जगह पे 1 पुट कर दिया, जे की जगह पे 2 पुट कर दिया, जब ये जे की जगह पे 1 पुट किया, जे की जगह पे 2 पुट किया, जे की जगह पे 3 पुट किया, डमी वेरिएबल था ना, वो आई फिक्स ही रहा। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ आ रही है 2 दफ़ा, ठीक है, यानी कि ये डमी वेरिएबल, अब इसकी जगह पे 1 पुट किया, इसकी जगह पे 2 पुट किया, इसकी जगह पे 3 पुट किया, और हर एक के साथ एक्स जे भी आएगा, यानी कि मैं इसको कर दे के देता हूँ A11 x1 एक्स जे प्लस A22 x j और प्लस A33 x j, ठीक है। तो जे सभी से कॉमन आ गया, जे सभी से कॉमन आ गई, ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ पे अगर हम डमी वेरिएबल की बात करें तो आई आ रहा है, तो ये हमारे पास जब आई की वैल्यू 1 हुई, जब आई की वैल्यू 2 हुई, जब आई की वैल्यू 3 हुई, ठीक है। अब वो कहता है कि इन तीनों क्वांटिटी में ना आप रिप्लेस कर दे जे को आई से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आई आई
और एक्स आई। क्यों? क्योंकि जे को भी मैंने आई कह दिया, यहाँ भी जे को भी आई कह दे तो ये भी बन जाएगा ए आई आई एक्स आई। अब इसको भी आप आई कह दो तो ये बन जाएगा ए आई आई और एक्स आई। ठीक है। कहता है कि जब इस साइड पे हम पुट करेंगे ना तो ये तीन अलग चीज़ें बन जाएंगी, यानी कि ये और चीज़ बनेगी। ठीक है। कहता है ये और चीज़ बनेगी और कहता है ये और चीज़ बनेगी। ठीक है। तो कहता है ऑन पुटिंग जे इज इक्वल बाई दीज क्वांटिटीज वी obtain इंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन, हमारे पास मुकम्मल तौर पे डिफरेंट एक्सप्रेशन आएंगी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे। ठीक है। राइट हैंड साइड पे तो ये पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है लेकिन राइट हैंड साइड डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता, ये एम्बिग्विटी है। ठीक है। तो कहता है एन अब तीसरा नोट पढ़ें। कहता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फार्म, एक एक्सप्रेशन इस फार्म का जो है इज़ कंसिडर्ड वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइंड कंसिडर किया जाता है। फार इट इज़ obtained बाय कंपोजिशन ऑफ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन की कंपोजिशन है, यानी कि मैंने कहा था ना इसको आप जी आई भी कह सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जी किसके इक्वल है? जी आई के इक्वल है। कहते हैं इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में द इंडेक्स आई इज़ रिकॉर्डेड एज ओकरिंग। अब ये देखना, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था ना कि आप कहते कि यहाँ पे तो आई 3 दफ़ा आ गया, आप कहते थे कि आई जो है वो 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि डमी वेरिएबल वही होता है जो 2 दफ़ा। तो ये वो समझाना चाहता है कि ये चीज़ वेल डिफाइन है, ये डिफाइन है, ये एम्बिग्विटी है। ठीक है। डिफाइन क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना कि इसको जी आई का नाम दे दें, पहले स्पेशमेशन कन्वेंशन अप्लाई कर लें। ठीक है। वो इस तरह। तो कहता है इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में द इंडेक्स आई इज़ रिगार्डेड एज occurring वंस इन द टर्म्स, कहता है कि एक ही दफ़ा टर्म में आ रहा है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है। जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सप्रेशन भी देखती होती हैं, यानी कि इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें हमारे पास आई एक एक दफ़ा आ रहा है ना, इसमें एक दफ़ा, इसमें एक दफ़ा, तो टोटली तौर पे ये एक को ही ज़ाहिर करेगा। ठीक है। और इसके साथ एक चीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम। बस ये हमारा आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, इतना ही हमारा साथ था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।